हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 1 से आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो सेट्स के बारे में पढ़ाया है, उसके बाद जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन वाला था इस चैप्टर का लेक्चर सेट्स का। तो डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डियर स्टूडेंट्स वो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, ताकि आप बच्चों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर आप उसके बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आप फर्स्ट टाइम 11th क्लास में सेट्स पढ़ रहे हो और ये सेट्स अब आपके लिए जहां तक भी आप मैथ्स पढ़ोगे तो ये यूज होंगे ही होंगे। और बहुत सारे जो ब्रांचेस हैं मैथ्स की या फिर कुछ और स्टडीज यहाँ पे होती हैं, वहां पे भी इन सेट्स का यूज होता है। तो इसलिए अपना जो भी बेसिक होता है उसको क्लियर कर लेना चाहिए। अगर डियर स्टूडेंट्स आज आप क्लियर कर लोगे तो आपको नेक्स्ट फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी स्किप कर दोगे तो ये आपको बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए क्या करना होता है, जब भी आप कोई नई चीज सीखने वाले होते हो तो उसको कभी भी स्किप मत किया करो, उसको जरूर देखा करो। तो डियर अब हम करते हैं अपनी एग्जांपल 1। तो डियर एग्जांपल 1 में क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब हमने इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो सोल्यूशन सेट हमने लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो डियर सबसे पहले मतलब सोल्यूशन सेट लिखना है, सेट तो लिखना है लेकिन पहले सोल्यूशन ही पता होगा। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन का सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डियर जो हमें इक्वेशन दी है वो हमने यहाँ पे लिख ली है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। मतलब ये सेंटर वाला जो एक्स का कोफिशिएंट होता है इसको इस तरह से ब्रेक करना होता है कि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -2 है। तो मतलब ये किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट -2 के बराबर आना चाहिए। और जो सम उनका क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1। तो मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका सम हमारे पास 1 के बराबर आए और प्रोडक्ट हमारे पास -2 के बराबर आए, तो डियर वो कौन सा नंबर है, वो है 2 और -1। क्योंकि 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा और 2 -1 करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो डियर इस तरह से हमने वही लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो ये 2 से लिख लिया और दूसरा -1 मतलब -x। तो ये ब्रेक कर दिया हमने 2x - x में और ये आ गया -2 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पेयर में से क्या कर सकते हो, x कॉमन निकाल सकते हो तो बचेगा x प्लस 2। यहां से भी -1 कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा x और यहां पे बचेगा 2। ये स्टूडेंट ये x प्लस 2 दोनों में है, इसको भी कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहां पे x बचेगा, यहां पे -1 बचेगा, तो ये लिखा x -1। अब ये हमारा क्या बन गया, x -1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कोई भी दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कब 0 होता है, क्योंकि उनमें से या तो एक कोई ना कोई एक टर्म उनमें से क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। तो वही हमने लिखा है, या x -1 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये -1 इस तरफ आएगा तो x की वैल्यू +1 हो जाएगी, और यहाँ फिर ये प्लस का 2 दूसरी तरफ आएगा, -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, या x की वैल्यू 1 रहेगी या x की वैल्यू -2 रहेगी। इसका मतलब जो x का सोल्यूशन सेट रहेगा, जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट रहेगा वो क्या है, वो हमारे पास 1 और -2 ये सोल्यूशन है, और इसका सेट बनाना है हमने किस फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म। ये लिखा हुआ है सोल्यूशन सेट इन द रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसका। तो रिलेशन जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप बच्चों को पता है रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग दिखाते हैं और उनको हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो वही लिखा है हमने, therefore the solution set of the given equation can be written in the roster form as, कि ये जो सोल्यूशन सेट होगा, ये जो हमें इक्वेशन दी है उसका, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आप बच्चों को पता है हम ब्रेसेस डालते हैं, उसके बाद हम दो एलिमेंट्स लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट के तो वो एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स थे, एक 1 था और एक -2 था, तो 1 और -2 लिखा और उनको बीच में हमने कॉमन डाल दिया, तो ये हमारी होती है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आप बच्चों को पता ही है, हम ब्रैकेट्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, एलिमेंट्स रिपीट
नहीं करते हैं और एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब -2 आप पहले भी लिख सकते थे और 1 आप बाद में लिख सकते हैं, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ये एलिमेंट्स रिपीट हम नहीं कर सकते। तो जैसे जब 2 एलिमेंट्स है तो 2 ही लिखने हैं और हमने एलिमेंट्स भी हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। या अगर रिपीट कर दिया आपने, जैसे 1 1 और 3 लिख लिया, तो इट मीन्स ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, 1 और 1 डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग तो नहीं है, ये तो सेम है। इसका मतलब इनको आप 2 बार नहीं लिखोगे 1 को, इस 1 को आप मिटा दोगे तो क्या रहेगा, 1 और 3 ही इसके एलिमेंट रहते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया क्या, 1 और -2। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल 2। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 में हमारे पास क्या है, राइट द सेट, ये हमारे पास सेट है, set of all x such that x is a positive integer and x square is less than 40। ये स्टूडेंट्स ये चीज आप बच्चों को मैंने पढ़ाई थी कि ये ब्रेसेस हम किस लिए डिनोट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हम बोलते हैं इसके लिए सेट ऑफ ऑल। उसके बाद हम पढ़ते हैं x और ये कॉलन होता है सच दैट के लिए, तो मतलब सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। और हमने इस ये जो कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो डिस्टेंस आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बात नहीं है। यहां पे देखिए जो हमें ये दिया हुआ है x की प्रॉपर्टी, तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये स्टूडेंट्स आप बच्चों को पॉजिटिव इंटीजर्स मालूम है, जो 0 से राइट हैंड साइड आते हैं तो वो +1 +2 +3 ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, +4 सो ऑन। तो इस तरह से ये पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अब हमने उनमें से कौन से इंटीजर लेने हैं, और साथ में एक और प्रॉपर्टी है कि उनका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 40 से कम ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, वो भी 40 से कम है। 3 का स्क्वायर करोगे वो भी हमारे पास 40 से कम है। 4 का स्क्वायर करोगे वो भी 40 से कम है। 5 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 40 से कम है, और 6 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 40 से कम है। लेकिन अगर 7 का स्क्वायर करो तो 7 7 क्या होता है, 49 हो जाता है। मतलब 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 7 का स्क्वायर हमारे पास इस सेट में नहीं आएगा। हमारा आएगा कहां से लेके, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स तो सबसे पहले हमने देख लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 से लेके प्लस वाले 1 से लेके इन्फिनाइट तक। तो और हम वैल्यूज देखते हैं कि वो वाले नंबर्स लिखने हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास, जिनके स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 40 से कम हो। तो वो कौन से नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये सारे के सारे जो स्क्वायर्स होंगे जो इन नंबर्स के, तो वो 40 से कम भी होंगे। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं यही नंबर्स, और ये कंडीशन जो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि x पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव नंबर्स ही है, +1 +2 +3 +4 +5 और +6, तो ये पॉजिटिव रहते हैं। तो जैसे इस तरह से ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो कौन से रहेंगे, यही होंगे। तो अब हम इन एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे आप बच्चों को पता है रोस्टर फॉर्म में हम इन सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं और रिपीट नहीं करते हैं इन एलिमेंट्स को, और साथ में इन एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यही हम लिखेंगे, या गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म, कि ये जो हमें सेट दिया था इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये एलिमेंट लिख लिए और इनको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया हुआ और इनको ब्रेसेस के अंदर लिख लिया। तो इस तरह से ये भी हमारी क्या बन गई, तो रोस्टर फॉर्म बन गई। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमने इनमें से कोई भी नंबर रिपीट करके नहीं लिखा हुआ है, और ये इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब आप 4 पहले लिख सकते हो, 1 बाद में लिख सकते हो, 3 आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो। तो इनको लिखा आगे पीछे कहीं भी सकते हो, लेकिन इनको रिपीट कभी भी नहीं करना है, ये आप बच्चों ने ध्यान रखना है। अब हम करेंगे अपनी एग्जांपल 3। तो एग्जांपल 3 में हमारे पास क्या है, राइट द सेट ए, वो हमें दिया है सेट क्या, 1 4 9 6 और 25 सो ऑन। तो ये हमें एलिमेंट्स दिए 1 4 6 9 6 25, और ये खत्म नहीं हुए, मतलब ये हमारे पास नंबर चलते जाने सो ऑन तक। डिस्टेंस इस तरह से ये हमें सेट दिया और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो डिस्टेंस आप बच्चों को पता है हमारे पास 2 ही फॉर्म्स होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म बोलते हैं उसको, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म दी है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स वो हमारे पास लिखे होते हैं और उनको हम सेपरेट किया होता है कॉमा के साथ। तो ये हमें वैसे ही लिखे हुए यहाँ पे एलिमेंट। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो जैसे हम क्या करते हैं, वहां पे ब्रैकेट लिखाते हैं, उसके बाद x लिखते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं और फिर x की प्रॉपर्टी लिखते हैं। और वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी के अंडर आने चाहिए, और इस सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जो गिवन सेट है वो हमने लिख लिया है 1 4 9 6 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा ये क्या चीजें हैं, ये अगर 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर करो तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है,
4 का स्क्वायर करो 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करो 25 आता है। और सिमिलरली जो आगे वाला नंबर होगा वो क्या होगा, 36 होगा कि 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो ये आप क्या देख सकते हो, 1 का स्क्वायर था, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 to 6 का स्क्वायर, इस तरह चलते जाएगा। तो जिसमें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ये स्टूडेंट ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनका ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो ये क्या लिखा है हमने, हियर ऑल द एलिमेंट्स आर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर्स हैं किसके, नेचुरल नंबर्स के। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट ये हमने जब लिख लिया तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या देख ली कि जो एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट इनमें से ले लो तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा किसका, नेचुरल नंबर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से देयरफॉर इन सेट विल्डर फॉर्म कि इस तरह से हमने प्रॉपर्टी तो देख ली, प्रॉपर्टी क्या है कि ये x क्या होगा, स्क्वायर होगा नेचुरल नंबर का। तो डियर स्टूडेंट्स वही हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, और साथ में इसको क्या लिख लेंगे, देखो सेट ऑफ ऑल के लिए हम ये लगा लेते हैं ब्रेसिस, तो ये हमने ब्रेसिस लिखनी है। उसके साथ हमने क्या लिखनी है, सेट ऑफ ऑल x, उसके बाद सच दैट, ये हम उसके लिए हम लगा देते हैं कोलोन, और उसके बाद आता है x इज द, उसके बाद हम ये लिख लेते हैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी हमने लिख ली। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते थे कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n स्क्वायर। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कौन सी होगी, नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 सो ऑन, और वो उसका क्या है, स्क्वायर है। तो हमने यही लिख लिया x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n। ये हमारा n क्या डिनोट करता है, ये हमारा डिनोट करता है नेचुरल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट ये भी मैंने आप बच्चों को बताया है कि इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई हैं। जो भी सेट हमारे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं उन सारे सेट्स के बारे में आप बच्चों को बताया गया। तो रेशन जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा, तो आप बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो रेशन ये हमारा इस तरह से हमारी ये क्या हो जाएगी, सेट विल्डर फॉर्म होगी। या तो ये वाली लिख लो या आप ये वाली लिख लो, इनमें से कोई भी लिखोगे आपका दोनों सेम रहेगा, आंसर ठीक रहेगा। अब रेशन हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में हमारे पास क्या है, अब राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कि हमने ये जो एग्जाम्पल 4 दी है इसमें ये हमें सेट दिया हुआ है। ये देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए यहाँ पे, और ये अलग अलग एलिमेंट्स इनको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। तो जैसे ये कौन सी फॉर्म होती है सेट की, ये होती है रोस्टर फॉर्म। तो अब हमने इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो डिस्टेंस इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको भी वैसे ही करोगे कि सारे एलिमेंट्स को आप देखोगे कि इनमें कौन सी एक यूनिक प्रॉपर्टी लग रही है जो इन्हीं एलिमेंट्स को लगेगी। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब न्यूमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 हो गया, मतलब एक उससे ज्यादा हो गया। जब न्यूमिनेटर 2 है तो उसमें 2 में जब 1 ऐड करोगे तो 3 हमारा डिनोमिनेटर हो गया। सिमिलरली जब न्यूमिनेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 1 ऐड किया, मतलब 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। मतलब जब भी हमारे पास कोई सपोज ऐसे लिख लो कोई एक नंबर है n, तो अगर n यहाँ पे 1 होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा n + 1, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 रहेगी तो यहां पे हो जाएगा 1 + 1 दैट मीन्स 2। अगर n हमारे पास 4 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1 दैट मीन्स 5। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर ही अगर n होगा तो न्यूमिनेटर से एक ज्यादा होगा, मतलब उसमें 1 ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा। तो वही है हमारे पास, जब 1 था न्यूमिनेटर तो डिनोमिनेटर 2 हो गया, मतलब एक ऐड हो गया उसमें न्यूमिनेटर में। जब यहाँ पे 2 था तो इसका आप ऐसे लिख सकते हो 2/2 + 1 लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि 2/3 को क्या करोगे 2/2 + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये n रहेगा तो n + 1। सिमिलरली अगर 3/4 की बात करो इसको भी लिख सकते हो 3/3 + 1, 3 + 1 मतलब n/n + 1। सिमिलरली 4/5 को भी लिख सकते हो 4/4 + 1, 5/5 + 1, 6/6 + 1। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बन रही है n/n + 1। तो स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने कहां से देख लिए। लेकिन ये जो n होगा मुझे बताइएगा n की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है। n की वैल्यू यहां पे न्यूमिनेटर 1 है और यहां पे लास्ट में न्यूमिनेटर क्या है 6 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कहां से है, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और साथ में छोटी किससे है, या 7 से है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो लेस देन आर इक्वल टू 6, और या फिर लिख सकते हो ग्रेटर लेस देन
7, मतलब n की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 या 1 से बड़ी है और 6 से या 6 के बराबर या 6 से छोटी है। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा होगा, या हम इसको लिख सकते हैं कि लेस देन 6, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लेस देन 7 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं लेस देन नॉट इक्वल टू 6। तो डिस्टेंस इस तरह से ये जो एलिमेंट्स दिए थे ये हमने यहां पे लिख लिए। हियर इन ऑल एलिमेंट्स डिनोमिनेटर इज 1 और मोर देन न्यूमिनेटर, कि इन ऑल एलिमेंट्स के इन सारे एलिमेंट्स में जो डिनोमिनेटर है वो 1 मोर देन न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर होता है उससे एक ज्यादा है। मतलब अगर न्यूमिनेटर 1 होगा तो डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा, मतलब 1 + 1 2 रहेगा। जब न्यूमिनेटर 2 है तो डिनोमिनेटर 2 + 1 मतलब उससे भी एक ज्यादा, मतलब 3 रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हियर इन ऑल एलिमेंट्स डिनोमिनेटर मोर देन 1, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक ज्यादा है, तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी बन जाएगी। और डिस्टेंस दूसरी बात हमारे पास क्या है, जो न्यूमिनेटर है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है और 6 से ज्यादा भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी n की वो 1 से स्टार्ट होगी और 6 तक जाएगी, मतलब 6 से ज्यादा नहीं जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास n होगा तो n की वैल्यू इसका मतलब कहां से आ रही है, 1 से आ रही है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 6, मतलब 6 से ज्यादा भी नहीं है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी दूसरी वाली, और पहली हमारी क्या बन जाएगी, n/n+1। तो ये दोनों चीजें आपने यहां पे लिख लेनी है सेट विल्टर फॉर्म में। तो देयरफॉर इन सेट विल्टर फॉर्म, तो यहां पे देख सकते हो आप, तो हमने क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू, ये ब्रेसिस किसके लिए लगाते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये कॉलन होता है हमारे लिए, हमारे पास सच दैट के लिए x इज इक्वल टू, x जो भी होगा एलिमेंट वो किस तरह से होगा, n/n+1 की फॉर्म में। और n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वेयर n इज आर नेचुरल नंबर, और n हमारा देखो ये 1 से लेके 6 क्या है, ये नेचुरल नंबर्स ही है। ये नहीं लिख सकते कि ये, अगर आप नेचुरल नंबर नहीं लिखो तो डिस्टेंस 1 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, ये आप नंबर लाइन में पढ़ते हो। तो डिस्टेंस इसका मतलब आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, और जो n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक हो, पॉजिटिव इंटीजर में भी वो नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 और 5 और 6। लेकिन अगर आप यहां पे नेचुरल नंबर भी नहीं लिखोगे, सिर्फ नंबर लिखोगे, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नंबर लिखा जब तो 1 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। ये फिर 1 से लेके 6 तक नंबर ही नहीं आएंगे, वो हमारे पास इनफाइनाइट आएंगे। जैसे 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएंगे। तो ये नंबर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्पेसिफाई तो नहीं किया कि नेचुरल नंबर है। तो इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 से इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 है और लेस देन आर इक्वल टू 6 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा सेट विल्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया एग्जांपल 4 को। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स अपनी एग्जांपल 5। तो एग्जांपल 5 में हमारे पास क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। कि डिस्टेंस हमने इनको मैच करना है, जैसे मैच द कॉलम होते थे। तो डिस्टेंस हमने एक तरफ उन्होंने रोस्टर फॉर्म दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में उन्होंने क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए हैं, और हमने इनको क्या करना है, मैच करना है। तो डिस्टेंस मैच हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये चीजें देखिए, यहां पे दिया है हमें प्रिंसिपल PRINCAL। देखो P लेटर दिया है, R दिया है, I दिया है, N दिया है, C दिया है, OA दिया है और L दिया हुआ है। तो जैसे इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, तो जैसे सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या हो सकती है, ये इसमें लेटर्स क्या होंगे, मतलब ऐसा वर्ड होगा जिसमें लेटर्स ये वाले यूज हों, PRINCAL। तो जैसे वो कौन सा लेटर होगा, तो वो यहाँ पे जब आप इस राइट साइड में जब कॉलम में देखते हो तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो रेशन ये नंबर के साथ, तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं है इसका। उसके बाद x² - 9 इज इक्वल टू 0। तो रेशन यहाँ पे कोई इक्वेशन के साथ भी इसका लिंक नहीं है, ये इसका लिंक किसके साथ रहेगा, लेटर्स के साथ रहेगा। तो रेशन यहाँ पे लेटर वाला तो ये भी नहीं है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी नहीं रहेगा। और x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो वो जो x होगा वो क्या होगा, इस वर्ड के लेटर होंगे। तो मुझे यहां पे बताइए, देखो P भी है, R भी है, वहां पे I भी है, N भी है, C भी है, और I नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि I यहां पे पीछे लिखा हुआ था, I रिपीट हो रहा है, और P भी नहीं लिखा है क्योंकि P भी रिपीट हो रहा है, और उसके बाद A लिखा है और उसके बाद L लिखा है। PRINCAL ये वाले एलिमेंट सारे के सारे यहाँ पे लेटर लिखे हुए। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये वाला किसके साथ, A मैच हो जाएगा हमारे पास, हमारे ये फर्स्ट वाला मैच हो जाएगा हमारे पास D के साथ। उसके बाद ये स्टूडेंट ये सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट दिया है 0।
ये क्या दिया एलिमेंट 0। तो जैसे यहाँ पे एक ही एलिमेंट है और हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके साथ कौन सा सेट मैच करेगा जो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे देखो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, कि ये 18 का डिवाइजर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स मतलब जो 18 को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आप बच्चों को पता है 0 से जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइंड आता है। इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये वाला तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले की बात करो एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो हमारे पास 0 के बराबर होना चाहिए। तो एक्स जब आप 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 9 लोगे तो हमारे पास 0 आता है, ये तो माइनस 9 आता है, क्योंकि 0 स्क्वायर माइनस 9 करोगे तो माइनस 9 आएगा। इसका मतलब ये वाला बी पार्ट के साथ भी ये वाला मैच नहीं करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या है, x such that x is an integer and x plus 1 is equal to 1, कि x एक ऐसा इंटीजर है, x एक इंटीजर है और उसमें ये प्रॉपर्टी है कि उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो 1 ही आता है। तो देखो जब 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 इंटीजर भी है और 0 में जब 1 ऐड करते हैं तो 1 ही आता है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है और x इंटीजर भी है। तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा C के साथ मैच हो जाएगा और D के साथ ऑलरेडी हमारा जो फर्स्ट है PRINCL वाला, ये वाला रोस्टर फॉर्म हमारा इसके साथ मैच हो चुका है। सेकंड वाला हमारे पास C पार्ट के साथ मैच हो चुका है और थर्ड वाला जो है 1 2 3 6 9 और 18। तो ये हमें एलिमेंट्स दिए हैं और अब इनको देखेंगे हम इन दोनों में से किसके साथ मैच करता है। ये स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 80। तो मुझे बताइए 18 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, मतलब जो 18 को डिवाइड कर पाएंगे। तो 18 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 3 6 18। अगर 4 से करोगे तो 4 नहीं करता है। उसके बाद 5 से भी डिवाइड नहीं होता है 18। उसके बाद 6 से हो सकता है, 6 3 18। उसके बाद 9 से हो सकता है, क्योंकि 6 के बाद 7 से तो डिवाइड नहीं हो सकता 18। उसके बाद 8 से भी नहीं हो सकता, 9 से हो सकता है। उसके बाद 9 से स्टूडेंट्स, उसके बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। उसके बाद सीधा किसके साथ होगा, 18 के साथ हो जाएगा, क्योंकि 18/18 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स 1 2 3 6 9 और 18 आ जाएंगे इस वाले जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसके एलिमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे देखो वो कौन से हैं, 1 2 3 6 9 और 18 है। तो यही हमारा ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थर्ड जो पार्ट होगा वो हमारे पास इस वाले पार्ट के साथ मैच करेगा। जैसे जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के साथ आएगा। तो क्योंकि जो x होगा वो पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और ये सारे के सारे 18 के डिवाइजर भी हैं। तो जैसे ये वाली प्रॉपर्टी इसके साथ मैच हो रही है तो ये थर्ड पार्ट हमारा ए के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद अब बचा है हमारे पास फोर्थ पार्ट और ये हमारा इस बी के साथ मैच हो जाएगा। लेकिन इसको भी मैं बता देता हूं ये कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 3 और -3 है और हमें जो दिया हुआ है कि x एक इंटीजर होना चाहिए और वो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब आप x स्क्वायर माइनस 9 को जब आप सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो तो x स्क्वायर किसके बराबर आता है, 9 के बराबर आ जाता है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस √9। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √9 क्या होता है 3, तो प्लस माइनस 3। ये स्टूडेंट्स प्लस 3 आ जाएगा एक और दूसरा -3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो एलिमेंट्स है प्लस का 3 है, एक दूसरा माइनस का 3 है और ये वाला चौथा एलिमेंट चौथा पार्ट हमारे पास बी पार्ट के साथ मैच हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट हमारा ये डी के साथ मैच हो गया, सेकंड हमारा सी के साथ मैच हो गया, थर्ड हमारा ए के साथ मैच हो गया और फोर्थ हमारा बी पार्ट के साथ मैच हो गया। तो इस तरह से हमने इनको मैच कर दिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आया होगा और ये मैंने सोल्यूशन आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा भी है तो वहां पे आप देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, अभी ही क्लिक कर लीजिए। उसके साथ डियर स्टूडेंट्स अगर आप कमेंट में फीडबैक दोगे मुझे तो इससे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आपको लेक्चर कैसा लगा तो जिसने ये जरूरी लिखना चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स ये चैनल है आपका अपना स्टडी चैनल यूट्यूब पे, वो है प्रिसेप्टर रोहित। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स वो मैंने इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप बच्चों को ये देख सकते हो आप। जो ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में PRINCAL, तो ये मैचेस करता है डी पार्ट के साथ x सच दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो ये मैंने आप बच्चों को समझा दिया ये कैसे आता है। उसके बाद जो ये वाला एलिमेंट है ये वाला सेकंड पार्ट है तो ये हमारे पास इसमें एक ही 0 एलिमेंट था और ये मैच कर रहा था हमारे पास सी पार्ट के साथ, तो यहाँ पे मैंने सी पार्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट था वो हमारे पास 1 2 3 6 9 18 ये क्या थे सारे के सारे ये डिवाइजर्स थे 8 के और ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। तो ये मैच कर रहा है हमारे पास ए पार्ट के साथ थर्ड पार्ट। उसके साथ जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास
वो किसके साथ मैच करता है, वो हमारे पास बी पार्ट के साथ मैच करता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो 3 और -3 है ये किसके सोल्यूशन है, ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, और यही ये इंटीजर्स भी है। 3 और -3 ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और ये किस इक्वेशन के सोल्यूशन है, इस x स्क्वायर -9 = 0 के सोल्यूशन भी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये फोर्थ पार्ट हमारा बी पार्ट के साथ मैच करता है। तो ये मैंने सारा का सारा यहाँ पे लिख लिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स जब भी आप लेक्चर देखते हो तो प्लीज एंड तक उन्हें जरूर देखा करिए, साथ में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ये आपका अपना स्टडी चैनल है प्रिसेप्टर रोहित यूट्यूब पे, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करोगे वहां पे आपने प्रिसेप्टर रोहित सर्च करना है और आपको वहां पे ये सब कुछ मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चे ये सारे के सारे लेक्चर्स वहां से एक्सेस कर सकते हो। वहां पे प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको हर एक चैप्टर की वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी और उस चैप्टर को आप वहां से अच्छे से पूरा का पूरा एक साथ पढ़ सकते हो। वहां पे सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स लगे हुए हैं, पहला देखिएगा, फिर दूसरा देखिएगा, फिर तीसरा देखिएगा। जब भी प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपके सारे के सारे लेक्चर्स नंबर वाइज चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वाले आप लेक्चर सारे के सारे वहां पे देख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स ये करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो डिस्टेंस एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि ये जो हमें पार्ट्स दिए होंगे हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं और जस्टिफाई योर आंसर, और हमने अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। हमने दिखाना है कि ये सेट है तो क्यों है, अगर ये सेट नहीं है तो ये सेट क्यों नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप बच्चों को ये याद होना चाहिए, मैंने अगर आप बच्चों को प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था वहां पे आप बच्चों ने अगर ये देखा होगा तो मैंने बताया था कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि जो ऑब्जेक्ट्स हो उनकी कलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन कौन सी, वेल डिफाइंड। अगर वो वेल डिफाइंड है तो हम बोलते हैं सेट्स है, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम बोलते हैं सेट्स नहीं है। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बोलूं कि ये चीज होनी चाहिए इस सेट में, आप बोलो कि ये चीज होनी चाहिए सेट में, किसी थर्ड पर्सन को पूछे तो वो बोले कि इस सेट में ये चीज होनी चाहिए। मतलब अगर सारों का अलग अलग आंसर आ रहा है कि मैं कहता हूं कि ये होना चाहिए इस सेट में, दूसरा कहता है ये होना चाहिए, तीसरा कहता है ये होना चाहिए, तो इट मींस वो वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से वो डिफाइन किया गया हो कि जैसे बोल दिया गया हो भाई 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स वो लिखो, तो सारे के सारे यही लिखेंगे 1 से लेके 10 तक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चाहे मैं लिखूं, चाहे आप लिखो, चाहे कोई तीसरा आदमी लिखेगा, लेकिन वो क्या लिखेगा 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स, तो वो सारे सेम लिखेंगे। इसका मतलब वो क्या रहेगा, सेट सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा सेट दे दिया जाए जिसमें मेरा आंसर अलग हो, आपका आंसर अलग हो, तीसरे बंदे का आंसर अलग हो, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से हम वही लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में। ये हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि आपको पता है कि साल के कितने महीने होते हैं 12, और उन 12 महीनों में से उन मंथ्स की कलेक्शन जिनके नाम किससे स्टार्ट होते हैं, जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे बताइएगा जब आप मंथ्स के नेम लिखते हो तो कौन कौन से जो हमारे पास मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, वो जे से होता है जनवरी, दूसरा होता है जे से हमारे पास उसके बाद आ जाता है जून, और जून के बाद आ जाता है हमारे पास जुलाई। तो डियर स्टूडेंट ये 3 ही मंथ्स होते हैं जिनके नाम हमारे जे से स्टार्ट होते हैं, और बाकी आप कोई भी मंथ ले लोगे उनके नाम जे से स्टार्ट नहीं होंगे। इसका मतलब चाहे आपको पूछा जाए, चाहे मेरे को पूछा जाए, चाहे किसी को भी पूछा जाए, तो हम सारे के सारे क्या रिप्लाई करेंगे कि जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, यही करेंगे कि जनवरी होता है, उसके बाद जून होता है और उसके बाद जुलाई होता है। तो यही 3 आंसर आएंगे। तो डियर इसका मतलब ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, क्योंकि चाहे मैं आंसर दूं चाहे कोई भी देगा तो आंसर सेम रहेगा। तो इट मींस ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो डियर यही हमने लिखा हुआ, देयर आर 3 मंथ्स ऑफ अ ईयर व्हिच बिगिंस विद लेटर जे, मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ्स हैं जो जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है, और बाकी जो सारे के सारे मंथ्स हैं वो डिफरेंट लेटर से, मतलब वो किसी और लेटर से स्टार्ट होते हैं। सो द गिवन कलेक्शन है वेल डिफाइंड, इसलिए जो गिवन कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उसमें, और उनका नाम क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स जो एलिमेंट्स होंगे वो है हमारे पास जनवरी जून और जुलाई। तो हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो इसलिए ये वाली कलेक्शन क्या होगी, सेट होगी, क्योंकि ये कौन सी कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसमें सही तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि हम बता सकते हैं सारे के सारे, चाहे मैं बताऊं आंसर, चाहे आप बताओ, चाहे कोई भी बताएगा, तो हम ये अलग अलग बता सकते हैं कि हम सारे के सारे आंसर तीनों का क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। चाहे जनवरी बोलो, चाहे जून बोलो, चाहे जुलाई बोलो, लेकिन यही 3 मंथ्स होंगे कि ये जो जे से स्टार्ट होंगे, और बाकी वाले कोई भी मंथ जे से स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह ये कलेक्शन सेट हो गया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तो इस सेट को हम इस तरह से लिख भी सकते हैं कि ए, ये हम ब्रेसेस लिखते हैं किसके लिए, सेट ऑफ ऑल, उसके बाद सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर विच बिगिंस विद लेटर जे।
उसके बाद ये स्टूडेंट्स जहां फिर हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी और ये क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है क्योंकि इसमें हमने अलग अलग एलिमेंट तीनों लिख लिए और उनको कॉमा से सेपरेट भी कर दिया, जनवरी, जून और जुलाई। तो इस तरह से ये हमने सेट दिखा दिया। अब हम करेंगे अपना पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। तो अब मुझे बताइएगा कि हमने कलेक्शन किसकी बतानी है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे आप बच्चे एक चीज बताइएगा कि अगर मैं आप बच्चों को जैसे क्लास में ही अगर आप स्टूडेंट्स हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपकी 11th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, तो डियर आप कैसे खड़े हो सकते हो कि मैं टैलेंटेड हूं, तो मुझे बताइएगा। तो डियर अगर मैं ये बोलूं कि हाँ भाई जो पढ़ने में बहुत ही टैलेंटेड है, मतलब जो पढ़ाई में बहुत ही तेज है, तो वो खड़े हो जाओ, जो फर्स्ट टॉपर है, सेकंड टॉपर है, थर्ड टॉपर है, तो वो खड़े हो जाओ, तो हम बात मानते हैं। या फिर हम कह देते हैं कि अगर हाँ भाई जो प्लेइंग में मतलब कोई गेम खेलता है क्रिकेट, तो क्रिकेट में ये सबसे तेज है, दूसरा नंबर कौन सा तेज है, तीसरा नंबर कौन सा तेज है, या फिर मतलब 10 बच्चे जो क्रिकेट में सबसे तेज है, तो हम वो भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि हाँ भाई अपनी क्लास में खड़े हो जाओ जो 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। अगर मेरे को कोई पूछेगा तो शायद मैं अपने स्टडी के अकॉर्डिंग देख रहा हूं, किसी को दूसरे को पूछेगा शायद वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड देख रहा हो टैलेंटेड बंदे, और जो तीसरा आदमी होगा वो किसी और माध्यम से देख रहा हो। तो इसका मतलब वो तो आंसर तीनों का अलग अलग रहेगा, क्योंकि वो उसने किसी और माध्यम से देखा हुआ है, मैंने अपने स्टडी के माध्यम से देखा है, किसी ने स्पोर्ट्स के माध्यम से देखा है, तो वो आंसर तो अलग अलग आएंगे क्योंकि अलग अलग बच्चे खड़े हो जाएंगे उसके लिए। तो जैसे इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो जैसे इसी तरह से ये जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो ये भी हमारे पास जो इंडिया के, ये हमारे पास कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि यहां पे ये लिखा होता कि किस फील्ड में टैलेंटेड, तो फिर हम बता सकते थे कि ये कलेक्शन हमारे पास क्या रहती, सेट बन सकती थी। लेकिन ये हमारी कलेक्शन हमारी सेट नहीं बन सकती क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमने लिखा है द गिवन कलेक्शन डज नॉट, आगे हमने लिखा है यहां पे डज नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विद यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि ये सारे के सारे मान लें। अब जैसे मैंने आप बच्चों को वही बता दिया कि मैं शायद स्टडी के रिलेटेड देख रहा हूँ, वो कोई दूसरा किसी और रिलेटेड के देख रहा हूं, तो इसका मतलब ये कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है कि हमने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड दे दिया होता कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने टैलेंटेड पर्सन निकालने हैं, तो फिर हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन इज क्वाइट सब्जेक्टिव, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे इस सेट के, तो वो भी क्या होंगे, कोई सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग पे अलग अलग मतलब पर्सन की जो पर्सनल चॉइस होगी। जैसे मेरी चॉइस अगर स्टडी के रिलेटेड होगी तो मैं स्टडी के अकॉर्डिंग देखूंगा 10 टैलेंटेड पर्सन, किसी और की कोई चॉइस दूसरी होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग देखेगा। तो इसका मतलब वो वेरी करेंगे विद पर्सनल चॉइस, और ये जो कलेक्शन होगी ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव है। मतलब ये हमने इसको पूरा का पूरा सही में डिफाइन नहीं किया हुआ है। अगर ये सही में डिफाइन की होती कि हाँ भाई किस फील्ड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं टैलेंटेड पर्सन, तो फिर हम कह सकते थे ये कलेक्शन सेट है। लेकिन ये वाली कलेक्शन सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा है हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमारे पास क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कि जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, के पूरी दुनिया के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए क्या ये भी कलेक्शन है वेल डिफाइंड या नहीं है। तो डियर यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपको पूरी दुनिया के पूछे हुए हैं कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, और डियर मुझे बताइए कि 11 आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कैसे बता सकते हो। कोई किसी फील्डिंग में बहुत ही बेस्ट होगा, कोई विकेट कीपिंग में बेस्ट होगा, कोई बैटिंग में बहुत ही बेस्ट होता है, कई बॉलिंग में बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो डियर मुझे ये बताइए अगर यहां पे लिखा होता कि दुनिया के 11 वो बंदे जो बैटिंग में सबसे टॉपर हो, तो आप तब भी बता सकते थे। अगर आपको बॉलिंग में बोला होता तब भी बता सकते थे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पूछ दिया कि 11 बताओ, तो बेस्ट आप किस तरह से बता सकते हो, किसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। इसका मतलब ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता कि हाँ भाई इस जैसे हमारी कंट्री होगी इंडिया, तो इंडिया के बताओ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, तो डिफरेंट इंडिया के आप बता सकते थे। क्यों, क्योंकि देखो जो भी बेस्ट क्रिकेटर्स होंगे तो उनके नाम टॉप में आएंगे, वो इंडिया के आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आप उनको हर एक रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड में आप देखो तो वर्ल्ड में तो किसी भी नेशन के अकॉर्डिंग वो अपने देखो, अगर मैं कहूं कि इंडिया का तो ये वाला क्रिकेटर है, कोई भी सपोज करो, तो हमने मान लिया कि ये वाला बहुत ही टॉपर है, ये बहुत ही बेस्ट है, और दूसरी कंट्री वाले कहेंगे नहीं ये वाला बेस्ट है।
तो जैसे इसका मतलब ये कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने इस कलेक्शन को नहीं बताया, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। तो वही लिखा हुआ है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट क्लियरली डिफाइंड कलेक्शन। ये क्लियरली डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। द क्रिकेट टीम ऑफ नेशन कुड बी अ वेल डिफाइंड। जो क्रिकेट टीम होगी किसी एक राष्ट्र की, मतलब किसी एक कंट्री की, तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड हो सकती है। बट द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वुड बी जजमेंटल एंड सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये भी जजमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमने किसके अकॉर्डिंग जज किया उसको, फील्डिंग के अकॉर्डिंग देखा है उसको, या बॉलिंग के अकॉर्डिंग देखा है, या बैटिंग के अकॉर्डिंग देखा है। ये भी एक क्या है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है और जजमेंटल कंसेप्ट है, और ये भी वैरी करता है किसके, पर्सन के चॉइस पे। चाहे मैं कहूंगा तो वो शायद मैं किसी और को बेस्ट कहूं। अगर देखो ये होता ना, हम कहते हैं कि हाँ भाई मेरा जो विराट कोहली है वो फेवरेट है, वो बहुत ही बेस्ट क्रिकेटर है। दूसरा कहता है मेरा MS धोनी है, तीसरा कहता है मेरा कोई और क्रिकेटर है वो बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह से वो अलग अलग पर्सन की चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग आंसर रहेगा इन क्वेश्चन के लिए, इस कलेक्शन के लिए। तो इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो बाकी वाले पार्ट्स बचे हैं ये भी मैं आप बच्चों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकन पे तो जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।